नमस्कार दोस्तों, यूनिक पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे उत्तराखंड में गोरखा शासन। तो देखिए, 18वीं शताब्दी में जो नेपाल था वो 24 में बटा हुआ था। 24? हाँ, मतलब 24 छोटी छोटी रियासतें थीं और नेपाल का नाम नेवार जाति के नाम पर पड़ा था। फिर नेपाल का जो यूनिफिकेशन है वो गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने किया। अच्छा। उनका कार्यकाल था 1742 से 1775 ईस्वी तक। उनके बाद उनके सक्सेसर्स थे प्रताप शाह और फिर रणबहादुर शाह, जो 1778 में शासक बने। पर वो तो अल्पवयस्क थे, है ना? हाँ बिल्कुल। तो उस दौरान 2 रीजेंट मतलब संरक्षक थे। पहले रानी इंद्रलक्ष्मी और फिर 1785 से चाचा बहादुर शाह। रणबहादुर शाह का पूरा शासनकाल 1778 से 1804 ईस्वी तक रहा। सिर्फ टाइमलाइन और राजाओं के नाम सीधे पूछे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पृथ्वी नारायण शाह और रणबहादुर शाह का कार्यकाल खास तौर पर महत्वपूर्ण है। अगली स्लाइड। अब आते हैं कुमाऊं पर आक्रमण। ये हुआ जनवरी 1790 ईस्वी में। इसका नेतृत्व कर रहे थे अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया, शूरवीर थापा और काजी जगजीत पांडे जी। तो इन्वेजन रूट जो था वो 2 दलों में था। पहला दल काली नदी पार करके सोर क्षेत्र से आया और दूसरा दल बिसुंग होते हुए सीधे अल्मोड़ा पर। अच्छा। और फिर हुआ हवाला बाग का युद्ध, बैटल ऑफ हवाला बाग 1790 में। इसमें चंद शासक महेंद्र चंद पराजित हुए, मतलब हार गए। हाँ। और इस आक्रमण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी हर्षदेव जोशी की। उन्होंने गोरखाओं को निमंत्रण दिया था, है ना? सही, उन्होंने ही दिया था। तो कुमाऊं में गोरखा शासन 1790 से 1815 तक, यानी पूरे 25 वर्ष तक रहा। अगली स्लाइड। अब देखते हैं कुमाऊं के प्रारंभिक सूबेदार। तो पहले सूबेदार थे जोगा मल्ल शाह। जोगा मल्ल शाह जी, ये कुमाऊं के प्रथम सूबेदार थे। 1791-92 में इनकी नियुक्ति हुई और इन्होंने पहला भूमि बंदोबस्त, फर्स्ट लैंड सेटलमेंट कराया। ओके। दूसरे सूबेदार थे काजी नरशाही। इनके समय में मंगलावार रात्रि कांड हुआ। मंगलावार रात्रि कांड? हाँ, नागरकोट में सैनिकों का हत्याकांड था। इसी से कहावत बनी, मंगल की रात और नरशाही का पाला। सर, ये मंगलावार रात्रि कांड किस सूबेदार से संबंधित है, ये सवाल आ सकता है क्या? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण घटना है। काजी नरशाही का नाम याद रखना जरूरी है। और तीसरे थे अजब सिंह खवास। इनके समय में अल्मोड़ा में 1500 ब्राह्मणों का सामूहिक नरसंहार हुआ था। अगली स्लाइड। अब जोगामल शाह की राजस्व व्यवस्था को समझते हैं। जैसा मैंने बताया, प्रथम भूमि बंदोबस्त इन्होंने ही कराया जी। इन्होंने एक टैक्स लगाया, मांगा। हर बालिक मतलब अडल्ट व्यक्ति से 1 रुपए की मांग की जाती थी। अच्छा, तो ये एक तरह का पोल टैक्स हो गया। बिल्कुल। इसी को रांच कर भी कहा जाता था। भूमि माप के लिए 20 नाली जमीन पर 1 रुपए का टैक्स निर्धारित था। इसे बीसी कहते थे। बीसी? हाँ। और भी शुल्क थे? हाँ, जैसे दफ्तर के खर्च के लिए स्वांग दस्तूर और पुराही पिछाड़ी, जो 2 रुपए सालाना फीस थी। अगली स्लाइड। अब कुमाऊं के कुछ और प्रमुख सूबेदार देखते हैं। चौथे थे अमर सिंह थापा, 5वें प्रबला राणा, छठे थे बमशा। इनका कार्यकाल 1797 से 99 तक था। इन्होंने ब्राह्मणों पर कुसही नाम का एक टैक्स लगाया। कुसही टैक्स? जी। फिर 7वें सूबेदार दोबारा अजब सिंह खवास बने। उनका एक कथन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझा सिर पर रखो। बहुत क्रूर। हाँ। और 8वें सूबेदार थे धोकल सिंह बसनियात। अगली स्लाइड। अब 19वीं सदी में जो कुमाऊं के सूबेदार हुए, रुद्रवीर शाह 1802 में नियुक्त हुए। इन्होंने टंकर नाम का नया कर लगाया। टंकर? फिर गजकेश्वर पांडे 1803 में कुमाऊं के सूबेदार बने। इसके बाद ऋतुराज थापा, जिन्हें 1806 में डोटी में फांसी दे दी गई। और फिर आए चौतरिया बमशा 1806 से 1815 तक। ये अंतिम सूबेदार थे। अंतिम सूबेदार? हाँ। इनके बाद 1815 से फ्रेजर साहब नियुक्त हुए, मतलब ब्रिटिश काल शुरू हो गया। अगली स्लाइड। अब बात करते हैं गढ़वाल पर आक्रमण और संधि की। तो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ 1791 ईस्वी में। गोरखाओं ने लंगूरगढ़ किले पर घेरा डाला जी, पर परिणाम असफल रहा। लेकिन एक संधि हुई, लंगूरगढ़ की संधि, ट्रीटी ऑफ लंगूरगढ़, 1792 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ? इसमें राजा प्रद्युम्न शाह ने गोरखाओं को टैक्स देना स्वीकार कर लिया। वैसे उत्तराखंड में गोरखा शासन को गोरख्याली कहा जाता है, मतलब क्रूर शासन। हाँ।
फिर उन्होंने री-इन्वेजन किया 1803 ईस्वी में। इसका कारण था गढ़वाल में आया भीषण भूकंप। अच्छा, आपदा को अवसर बनाया। बिल्कुल। इसका नेतृत्व अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया ने किया। अगली स्लाइड। और फिर हुआ खुड़बुड़ा का युद्ध। प्रद्युम्न शाह ने सहायता के लिए गुर्जर शासक राम दयाल से संपर्क किया जी। उन्होंने 12,000 सैनिक भेजे भी, लेकिन बैटल ऑफ खुड़बुड़ा जो 14 मई 1804 ईस्वी को हुआ, उसमें क्या हुआ? उसमें राजा प्रद्युम्न शाह शहीद हो गए, मार्टर्ड। इसके बाद शासन अमर सिंह थापा और उनके पुत्र रणजोर थापा ने संभाला। गढ़वाल में उनका शासन 1804 से 1815 तक, यानी 10.5 वर्ष रहा। ओके। और मुख्य प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर हस्तीदल शाह थे। अगली स्लाइड। अब गोरखा सैन्य प्रशासन और हथियार की बात करते हैं। तो शासन की जो प्रकृति थी, नेचर, वो फौजी शासन था, मिलिट्री रूल जी। इसका मुखिया होता था सूबेदार, और उनका मुख्य हथियार, मेन वेपन था खुखरी। खुखरी। हाँ, इसका प्रमुख निर्माण केंद्र था गढ़ी नगर, और कारीगर थे नेवार जाति के लोहार, इन्हें खुखुरिया भी कहते थे। एक सामाजिक पाबंदी भी थी। वो क्या? गढ़वाल और कुमाऊं में घरों की छतों पर महिलाओं के चढ़ने पर रोक थी। अगली स्लाइड। अब आते हैं गोरखा न्याय व्यवस्था पर। एक अधिकारी होता था विचारी। विशारी। हाँ, जो न्याय और मुकदमों का कार्य देखता था। न्याय सुनवाई से पहले वादी प्रतिवादी से शपथ मतलब कसम ली जाती थी, और शपथ के लिए महाभारत और हरिवंश जैसे ग्रंथ इस्तेमाल होते थे। जी। सच और झूठ का पता करने के लिए अग्नि परीक्षा होती थी। इसे दिव्य कहा जाता था। सर, ये दिव्य प्रथा क्या है? ये न्याय की एक प्राचीन पद्धति थी, जिसमें आग या दूसरी कठिन परीक्षाओं से दोषी या निर्दोष का फैसला होता था। इसके कुल 3 प्रकार थे। अगली स्लाइड में देखते हैं। तो दिव्य प्रथा के 3 प्रकार। पहला, गोला दीप। इसमें लोहे का गरम डंडा हाथ में रखकर कुछ दूरी तक चलना होता था। हाथ जलने पर दोषी। बाप रे। दूसरा, कढ़ाई दीप। इसमें खौलती कढ़ाई मतलब बॉइलिंग ऑयल में हाथ डालना होता था। हाथ जला तो दोषी। ये तो बहुत ही। हाँ, और तीसरा, तराजू दीप। इसमें अपराधी को पत्थरों से तौला जाता था, फिर शाम को दोबारा तौलते थे। अगर वजन अधिक हुआ तो निर्दोष, और वजन हल्का होने पर दोषी। ये कैसा तर्क है? बस यही व्यवस्था थी। अगली स्लाइड। अब गोरखा समाज और संस्कृति पर एक नजर। वो लोग गाय और ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे। अच्छा। प्रमुख ब्राह्मण थे पांडे और उपाध्याय। हाँ। खान पान में सूअर का मांस, पोर्क, और मदिरा, अल्कोहल उन्हें प्रिय था। प्रमुख जातियों में राई, लिंबू, थापा, गुरुंग शामिल थीं। और उनके इष्ट देवता थे मोस्टा। ये गरुड़ जाति के गोरखे मानते थे। हाँ। अगली स्लाइड। अब भाषा, साहित्य और उत्सव। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज थी गोरखाली। साहित्य की भाषा थी नेवारी, और बोलचाल की भाषा थी खसखुरी। उनका सबसे प्रिय त्योहार था दशहरा। हाँ, दशहरा। ये शक्ति देवी का त्योहार है, और इस दिन वे अपने हथियारों की पूजा करते थे। अगली स्लाइड। उनके धार्मिक कार्यों की बात करें तो सदावर्त एक महत्वपूर्ण चीज थी। सदावर्त? हाँ, तीर्थयात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर में। इसका प्रबंधक देहरादून में गुरु रामराय के महंत हरिवंश को चुना गया था। जी। कुछ प्रमुख दान भी दिए गए, जैसे कांति देवी ने 1797 में केदारनाथ के लिए शतौली परगने के गांव दिए, और रण बहादुर शाह ने बद्रीनाथ के लिए कोटाली परगने के गांव दान किए। और एक जीर्णोद्धार रेनोवेशन भी हुआ चंपावत के बालेश्वर मंदिर का 1796 में। यह सूबेदार महावीर थापा ने कराया था। अगली स्लाइड। कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। एक था रेपर का सर्वेक्षण, रैपर्स सर्वे। यह 1808 से 1811 ईस्वी तक हुआ। इसमें गढ़वाल का सर्वेक्षण किया गया। ओके। 1804 ईस्वी के बाद नेपाल के राजा विक्रम शाह बने। और एक रोचक बात, रण बहादुर शाह ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रखा था। निर्गुणानंद? जी। अगली स्लाइड। अब कुछ गोरखाकालीन शब्दावली। कठुआ मतलब ब्राह्मण दास या ब्राह्मण स्लेव। विचारी मतलब न्यायाधीश या जज। जागरिया मतलब कार्यरत सैनिक, एक्टिव सोल्जर। जी। डकारिया यानी 2 वर्ष के लिए सेवा मुक्त सैनिक। और ठाकुरिया मतलब पेंशन प्राप्त प्रधान अधिकारी। अगली स्लाइड। कुछ और शब्द। दशाई, दशहरा त्योहार। सही। कामी मतलब शिल्पकर्मी। जी। नौ यानी नाई। सुनार मतलब गोल्डस्मिथ। और खुखुरिया, खुखरी बनाने वाले। बिल्कुल। चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं, जहां गोरखा शासन की कर व्यवस्था की बात है। हाँ, तो इस स्लाइड में देखिए,
गोरखाओं की टैक्सेशन सिस्टम की बात हो रही है। पहला पॉइंट बहुत दिलचस्प है। उन्होंने चंद राजाओं के जो पुराने 36 रकम 32 कलम वाले कर थे उन्हें खत्म नहीं किया। अच्छा, उन्हें बहाल रखा। हाँ, उन्हें बनाए रखा और उसके ऊपर से उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार कई नए टैक्स भी लगा दिए। मतलब व्यवस्था को और भारी बना दिया। बिल्कुल। अब देखिए, खुसही कर यह एक बहुत महत्वपूर्ण कर था। ये ब्राह्मणों पर लगाया जाता था, है ना? जी हाँ, ये सीधे तौर पर ब्राह्मणों पर था। इसकी एक शर्त थी कि अगर कोई 260 नाली या 13 जूलिया तक जमीन हथियाता है तो उसे ये टैक्स देना पड़ता था। सही। और इसका शुल्क था 5 रुपए प्रति मवासा, यानी प्रति परिवार। सर, तो ये कुसाही कर विशेष रूप से सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था? हाँ, ये सीधे तौर पर ब्राह्मणों पर लगाया गया था। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ 2 प्रमुख करों का उल्लेख है, राजस्व और युद्ध कर। पहला है पुंगाड़ी कर। हाँ, पुंगाड़ी कर एक भूमि कर मतलब लैंड टैक्स था। इससे सालाना लगभग 1.5 लाख की आय होती थी। 1.5 लाख? ये उस समय बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी। और इसी का उपयोग सैनिकों को वेतन देने के लिए किया जाता था। और दूसरा है मांगा कर। मांगा कर, ये प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया लिया जाता था, लेकिन ये एक तात्कालिक कर था। तात्कालिक मतलब ये सिर्फ विशेष रूप से युद्ध के समय वसूला जाता था। एक तरह का इमरजेंसी टैक्स। सर, तो मांगा कर को इमरजेंसी टैक्स के रूप में पूछा जा सकता है? बिल्कुल। इसकी प्रकृति ही तात्कालिक थी, इसलिए यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगली स्लाइड। अब आते हैं सामाजिक और व्यापारिक करों पर। इसमें पहला है टीका भेंट कर। हाँ, ये शादी और विवाह के समय लिया जाता था। और टांड या तान कर। ये बुनकरों मतलब वीवर्स से लिया जाता था और ये मुख्य रूप से हिंदू और भोटिया बुनकरों पर लागू था। ठीक है, और एक मिजहारी कर भी है। जी, मिजहारी कर शिल्पकर्मियों यानी क्राफ्ट्समैन और जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाता था। मतलब समाज के हर तबके पर कोई ना कोई टैक्स था। बिल्कुल। चलिए अगली स्लाइड। वेतन और नजराना कर। यहाँ 3 और कर है। पहला है तिमारी। तिमारी ये असल में सैनिकों को दिया जाने वाला वेतन होता था। इसमें फौजदार को 4 आना और सूबेदार को 2 आना देना पड़ता था। अच्छा, ये एक तरह का डिडक्शन था। हाँ, कह सकते हैं। फिर था सलामी। ये एक प्रकार का नजराना या ट्रिब्यूट था और इसे खास जमींदारों से वसूला जाता था। समझ गया। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। घरेलू और सीमा कर। इसमें पहला है मौकर। इसे घरी पिची भी कहा जाता था। हाँ, ये प्रति परिवार लगने वाला कर था जो 2 रुपए था। और एक नोट करने वाली बात यह है कि ये कर चंद राजाओं ने भी लगाया था। गोरखाओं ने इसे जारी रखा। ठीक है, फिर है घी कर। ये नाम से ही स्पष्ट है, दुधारू पशुओं यानी मिल्च एनिमल्स पर लगता था। और सायर। सायर एक सीमा और चुंगी कर था, मतलब कस्टम्स या बॉर्डर टैक्स। राइट। अगली स्लाइड। दंडात्मक और विविध कर। प्यूनिटिव टैक्सेस। हाँ, ये बड़े दिलचस्प हैं। पहला देखिए, मरो कर। ये पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। जी, जिस व्यक्ति के बेटा नहीं होता था उससे ये टैक्स लेते थे। और रहता, ये गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर लगता था, फ्यूजिटिव्स पर, ताकि लोग गांव छोड़कर ना जाएं। सही। फिर था बहता कर। ये छुपाई गई संपत्ति, हिडन वेल्थ पर लगने वाला कर था। और पगड़ी। पगड़ी जमीन या जायदाद के हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए एक मुश्त देना पड़ता था। ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में कुछ और महत्वपूर्ण कर हैं। अन्य महत्वपूर्ण कर, इसमें पहला है जान्या सुन्या। हाँ, ये राज कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने के लिए देना पड़ता था। अच्छा, और गोबर व पुछिया। ये भी गोरखाकालीन कर थे। सोनिया फागुन। यह गोरखों के उत्सवों फेस्टिवल्स का खर्च था जो लोगों से वसूला जाता था। मतलब उत्सव भी जनता के पैसे से। जी। दुनिया कर पहाड़ी पशु चारकों द्वारा मेवाती और हेडी भावर में वसूला जाता था। और मेजबानी दस्तूर और दस्तूर। मेजबानी दस्तूर 2.5 आना होता था और दस्तूर यह गांव के प्रधान यानी ठेकेदारों को राजकर के अलावा देना पड़ता था। काफी जटिल व्यवस्था थी। बहुत। अगली स्लाइड भू प्रबंधन पर है। लैंड मैनेजमेंट सिस्टम। गोरखा शासन में काश्तकारों से कर ठेकबंदी के आधार पर लिया जाता था। ठेकबंदी। और मनोचुल क्या था? सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को मनोचुल कहा जाता था। और उन्होंने कर वसूलने की कुछ नियम भी बनाए थे। हाँ, जिन्हें बलि कहते थे। 1812 में एक भूमि सुधार का भी प्रयास हुआ था। बिल्कुल। नेपाल ने काजी बहादुर भंडारी को भेजा था।
इसका उद्देश्य भूव्यवस्था सुधार और भूप्रबंधन ही था। और ये कल्याण धन, केरू, बख्शीस, ये सब ऊपरी रकम थी। ठीक है। तो ये थी उनकी टैक्स और भूमि व्यवस्था। अब आते हैं युद्ध पर। हाँ, आंग्ल नेपाल युद्ध। इसके कारण क्या थे? तात्कालिक कारण था गोरखपुर का बुटवल प्रांत। जी, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी से गोरखों ने 200 गांव छीन लिए थे। और गोरखा प्रधानमंत्री भीमसेन थापा की विस्तारवादी नीति भी एक बड़ा कारण थी। बिल्कुल। अंग्रेजों ने बातचीत की कोशिश की, उन्होंने मेजर ब्रैडशॉ को भेजा, लेकिन वो असफल रहा। उन्होंने 1 नवंबर 1814 को युद्ध की घोषणा कर दी। सर, ये तारीख 1 नवंबर 1814 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, युद्ध की घोषणा की तारीख सीधी पूछी जा सकती है, इसे याद रखें। ठीक है, अगली स्लाइड। ब्रिटिश सेना का विभाजन। अंग्रेजों ने गोरखों पर आक्रमण के लिए सेना को 4 भागों में बांटा। एक बहुत बड़ी योजना थी। जी, पहला भाग था मेजर जनरल मार्ले के अधीन काठमांडू बिहार रूट के लिए। दूसरा, मेजर जनरल J.S. वुड के पास गोरखपुर के लिए। और तीसरा, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मेजर जनरल गिलेस्पी देहरादून खलंगा के लिए, और इनके पास 3500 सैनिक थे। और चौथा भाग था मेजर जनरल ऑक्टरलोनी के पास। हाँ, सतलज और यमुना की पश्चिमी सीमा के लिए। चलिए अब देहरादून की युद्ध पर आते हैं। जी, खलंग नाला पानी। यह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। 24 अक्टूबर 1814 को ब्रिटिश सेना तिमले और मोहनखंड दर्रों से दून घाटी में पहुंची। और उनका पहला हमला देहरादून के खलंगा या नाला पानी किले पर हुआ। बिल्कुल, जहां गोरखा नेतृत्व बलभद्र सिंह थापा कर रहे थे। और यहीं पर जनरल गिलेस्पी की मृत्यु हुई थी। हाँ, 31 अक्टूबर 1814 को नालापानी दुर्ग में जनरल गिलेस्पी मारा गया। ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और फिर 30 नवंबर 1814 को कलुंगा दुर्ग पर बमबारी की गई। जी, इस लड़ाई में जनरल गिलेस्पी के साथ साथ 420 ब्रिटिश जवान मारे गए थे। ठीक है, अब कुमाऊं विजय की तरफ चलते हैं। कुमाऊं विजय 1815। इसकी टाइमलाइन बहुत महत्वपूर्ण है। 23 अप्रैल 1815 को गढ़नाथ डांडा का युद्ध, जिसमें हस्तिदल चौतरिया मारे गए, ये एक बड़ा मोड़ था। फिर 2 दिन बाद 25 अप्रैल 1815 को अल्मोड़ा पर हमला हुआ। और उसके भी 2 दिन बाद 27 अप्रैल 1815 को गार्डनर बमशा संधि हो गई। और 28 अप्रैल तक कुमाऊं पर विजय, मतलब 1 हफ्ते से भी कम में। हाँ, बहुत तेजी से हुआ। एक विशेष तथ्य ये है कि कर्नल निकोल्स ने हस्तिदल चौतरिया की बहुत प्रशंसा की थी। अपने दुश्मन की। जी, अगली स्लाइड है मलौनगढ़ की संधि। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संधि है। तारीख थी 15 मई 1815। और ये किसके बीच हुई? अमर सिंह थापा और मेजर जनरल ऑक्टरलोनी के बीच। इसके तहत अमर सिंह थापा ने आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना? बिल्कुल। और गोरखों ने पश्चिमी सीमा से अपना अधिकार भी छोड़ दिया। उस समय प्रमुख गोरखा सेनापति कौन कौन थे? अमर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया, बमशा और चामू भंडारी। और ये भी नोट करने लायक है कि ब्रिटिश सेनापतियों में ऑक्टरलोनी ही योग्यतम सेनापति था। ठीक है, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण संधि पर, संगोली की संधि। हाँ, संगोली की संधि 2 चरणों में हुई। पहले हस्ताक्षर हुए। जी, 2 दिसंबर 1815 को। जगह थी संगोली, जो चंपारण बिहार में है। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? कर्नल ब्रैडशॉ। और नेपाल की तरफ से राजगुरु गजराज मिश्र। लेकिन नेपाल ने इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया। नहीं, फरवरी 1816 में फिर से संघर्ष हुआ और अंत में 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने इसे अपनी स्वीकृति दी। तो दोनों तारीखें महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। अब इस संधि की शर्तें क्या थीं? शर्तें बहुत दूरगामी थीं। पहला, नेपाल सरकार ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। और गोरखाओं की भर्ती वाला पॉइंट भी यहीं से आया। हाँ, गोरखों का ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती होना स्वीकार किया गया। और क्षेत्रीय त्याग भी बहुत बड़ा था। जी, मेची और तिस्ता नदियों के बीच की छोटी पट्टी सिक्किम के राजा को दी गई। हाँ। अवध से लगा भूभाग अवध नवाब को दिया गया। और उत्तराखंड के संदर्भ में टिंकर और छांगरू क्षेत्र नेपाल को मिला, लेकिन नाभी और कुटी क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो युद्ध के बाद की व्यवस्था कैसी थी? टिहरी रियासत संगौली संधि के अनुसार सुदर्शन शाह को प्रदान की गई। और बाकी हिस्सा? शेष भाग यानी कुमाऊं गढ़वाल को एक नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया। ये कब तक चला? इसकी समाप्ति 1891 में हुई और बाद में 1902 में आगरा और अवध का गठन कर उत्तरांचल क्षेत्र का विलय इसमें कर दिया गया, जो संयुक्त प्रांत बना। ठीक है, अब कुछ प्रमुख गोरखा सेना नायकों के बारे में बात करते हैं। हाँ, इसमें 3 नाम प्रमुख हैं। अमर सिंह थापा,
जिन्हें काजी की उपाधि मिली थी। ये नेपाल सरकार का सर्वोच्च अलंकार था। फिर हैं रणजोर सिंह थापा। इन्हें दानवीर कर्ण की उपाधि मिली थी, जो मौला राम ने दी थी। ये कलाविदों का बहुत सम्मान करते थे। और हस्तीदल क्योतरिया। ये कृषकों के प्रति उदार थे। और एक तथ्य ये भी है कि उस समय हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र था। चलिए आखिरी स्लाइड पर आते हैं। लेखक, इतिहासकार और उनके कथन। इसमें सबसे पहले कवि मौला राम का जिक्र है। इनकी रचना है रण बहादुर चंद्रिका। और मेरो सिंह थापा ने 1808-11 में इनकी जागीर छीन ली थी। जी। फिर एक नाम आता है विलियम मूरक्राफ्ट का। ये 1812 में गुसाइयों के भेष में तिब्बत की यात्रा पर गए थे। और कैप्टन हेयरसी का एक कथन है। हाँ, 1815 का कथन है। उन्होंने कहा, ये गोरखाली चंचल, दगाबाज, विश्वासघाती और अत्यंत लालची एवं क्रूर होते हैं। ये उस समय के ब्रिटिश नजरिए को दिखाता है। बिल्कुल। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।